Yes, sir, it's audible. Yes, sir, it's audible. भारत, भारतवर्ष। भारत यह शब्द ही संपूर्ण साहित्य, ज्ञान और समृद्धि का सागर है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता भी मानी जाती है, जिसमें भा का अर्थ है प्रकाश, जो ज्ञान का प्रतीक है, वही रथ जिसका अर्थ है समर्पित। इस प्रकार भारत का अर्थ है वह जो प्रकाश या ज्ञान के प्रति समर्पित है। और कुछ ऐसे ही भारत संपूर्ण जीवन शैली का आदर्श प्रस्तुत करता है। भारतवर्ष यह महान पृथ्वी का वह अद्भुत खंड है जिसमें समस्त विश्व की समृद्धि समाहित है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता अपने आप में एक अनमोल रत्न है। यह भूमि 780 से अधिक भाषाओं को गर्भ में लिए हुए है, जो अपने आप में एक साहित्यिक धरोहर है। इसके साथ 700 से भी अधिक जनजातियां यहाँ बसती हैं और प्रत्येक अपनी अनूठी परंपराओं व जीवन शैली से युक्त हैं। भारत यह शब्द कर्नाटक के सन 634 के ऐहोल शिला शासन में हमें प्राप्त होता है। विद्वानों के कथन के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 5 से 6 करोड़ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिसमें से करीब 50 लाख ग्रंथ की सूची तैयार है तथा 10 लाख पांडुलिपियों का शासकीय एवं निजी संस्थाओं के द्वारा अभी तक डिजिटाइजेशन पूर्ण हुआ है। इसमें 5 लाख ऐतिहासिक वास्तुओं को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। भारतवर्ष की इस पावन भूमि में ऐसे महर्षियों और विद्वानों का योगदान है जिन्होंने इस भूमि को और पवित्र कर दिया। भारतवर्ष ज्ञान और नवाचार की भूमि है। अपनी कालातीत योगदानों के साथ विश्व को प्रेरित करती रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में आज एआई के माध्यम से हमारी विरासत को हमने पुनः जीवित करने जा रहे हैं। इस अनूठी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और प्राचीन भारत की अद्वितीय खोजों और आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानें। प्रणाम, मुझे आचार्य कणाद के नाम से जाना जाता है। मैंने 2600 वर्ष पूर्व परमाणु सिद्धांत का अनावरण किया था। इस अवधारणा को सर्वप्रथम भारतवर्ष में विकसित किया गया था। उसके बाद पाश्चात्य राष्ट्रों में इसकी संकल्पना रखी गई। मेरे योगदान के बाद 19वीं तथा 20वीं सदी में जॉन डाल्टन, जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड जैसे महान वैज्ञानिकों ने इस पर पुनः खोज की और इस अभूतपूर्व ज्ञान ने वैज्ञानिक जगत में परिवर्तन ला दिया। प्रणाम, मैं महर्षि भारद्वाज हूं। मैंने वैमानिक शास्त्र लिखा, जिसमें हजारों वर्ष पूर्व ही हवाई जहाजों का वर्णन किया गया। मेरी इस रचना में विभिन्न प्रकार के विमान, उनकी संरचना और संचालन तकनीकों का विवरण है। यह प्राचीन ज्ञान आधुनिक उड्डयन के युग से कहीं पहले का है और हमारे पूर्वजों की उन्नत वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है। नमस्कार, मैं शिवकर बाबूजी तलपदे महर्षि भारद्वाज के लिखे वैमानिक शास्त्रों का अध्ययन कर मैंने 1895 में मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर अपने स्वनिर्मित विमान मरुत्स्खा का सफलतापूर्वक उड़ान प्रदर्शन किया। मैंने अपने विमान के आकार की संरचना वैदिक शास्त्रों और प्राचीन भारतीय वैमानिक साहित्य के आधार पर की थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। मैंने देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर कार्य किया। मैंने 1969 में भारत के पहले अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की और 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रा की एक बड़ी सफलता थी। प्रणाम, मुझे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। 5वीं सदी में मैंने शून्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया और गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की। मेरी रचना आर्यभट्टियम में पाई का मान, त्रिकोणमिति की संकल्पना और सौर और चंद्र ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी शामिल है।
इन योगदानों ने विज्ञान और गणित में भविष्य की खोजों का मार्ग प्रशस्त किया। नमस्कार, मैं श्रीनिवास रामानुजन। मेरा जन्म 1887 में हुआ। मैंने भारतीय गणित की इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने की ओर कार्य किया। मैंने गणित में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान दिए। मेरे प्रमेय और सिद्धांत, जिनमें से कई आज भी रहस्य बने हुए हैं, अपने संख्याओं के रहस्यों को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरी प्रतिभा का परिचय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.H. हार्डी के साथ काम करते हुए हुआ, जहां मैंने कई जटिल गणितीय समस्याओं को हल किया। मेरे कार्य ने गणित की दुनिया में एक नया दृष्टिकोण पेश किया और यह साबित किया कि भारतीय गणितीय परंपरा, जो आर्यभट्ट से शुरू हुई, अनंत संभावनाओं का भंडार है। यह परंपरा हमारे अतीत की महानता और भविष्य की संभावनाओं का एक अद्वितीय मिश्रण है। वैश्विक पटल पर भारत का सम्मान बढ़ाने वाली हमारी ज्ञान परंपरा को जानना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। आओ हम सब इस पथ पर आगे बढ़े और अपना कर्तव्य पूर्ण करें। Been created by the Inverse AI. The introductory video on Bharatiya Gyan Parampara, that is Indian knowledge system. So we will resume with the presentation where we have left in the first session. So let me allow to share the presentation now. I hope so the screen is visible for everyone in a full mode. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. in this particular session, we have learned about the ancient architecture. Now let us move towards the next part, that is metallurgy. Indian metallurgists master techniques for extracting, smelting and alloying metals, producing a high quality steel, iron, bronze and other alloys. Ancient Indian metallurgical text सच एज रस रत्नाकरा एंड अर्थशास्त्र। अब ये जो रस रत्नाकरा और अर्थशास्त्र, ये ऐसे ग्रंथ हैं दोनों कि जिसमें मेटलर्जी के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। इंडियन मेटलर्जी कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मेटल आर्टिफैक्ट्स फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। नाउ सी, अगर आप ये पिक्चर देखते हो तो सबसे पहला पिक्चर कोई बता सकता है कहाँ का है? एनी आइडिया? Any idea? Participants? Sir, Delhi? Delhi, correct. That is an iron pillar. Correct. देखिए, ये एक ऐसा आयरन पिलर है कि जिसको अभी तक रस्ट नहीं लगा हुआ है, और इवन फ्रॉम आउटसाइडर्स मींस फॉरेन से भी साइंटिस्ट आके यहाँ पे उसका एनालिसिस करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, बट आज तक किसी को इस लोहे को किस कॉम्बिनेशन के साथ बनाया हुआ है, इसका जवाब किसी को नहीं मिला आज तक। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। और बाकी जो ये दो पिक्चर्स आप लोगों को स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप लोगों को, तो दीज आर ऑल मोन्यूमेंट्स इन द इंडिया। एंड थर्ड वन, दैट इज द यूटेंशियल्स, जो बर्तन, पुराने बर्तन थे, वो एज फार एज द मेटलर्जी इज कंसर्न, तो उस समय किस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर था, उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। That is the next is sustainable construction practices. Traditional Indian construction practices prioritize sustainability, resource efficiency, and environmental stewardships. Vernacular architecture characterized by locally available materials and indigenous building techniques reflect the adoption of built environments to the local climatic conditions and natural surroundings. माने इसका मतलब ये होता है कि जितने भी स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं या फिर पहले जानकारी ले चुके हैं हम उसके बारे में, एवरी स्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट कंसीडरिंग एनवायरनमेंट।
sustainable construction materials such as adobe, rammed earth, bamboo, and that are commonly used in traditional Indian architecture. Next is hydraulic engineering. Indian engineers developed the innovative hydraulic engineering solutions for managing water resources and controlling floods. The ancient irrigation techniques as suranga, we can say that tunnel wells, pool canals, and bandharas check dams facilitated the agricultural cultivation and promoted water security in the regions with erratic rainfall patterns. The water management systems such as tanks, मतलब underground जितने भी reservoirs थे बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे उस समय में for rural communities. Next, that is the Indian knowledge system has made a significant contributions to the technology through the field as metallurgy, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी ली है. नेक्स्ट इज टेक्सटाइल, उसके बाद में एग्रीकल्चरल, मेडिसिन एंड हैंडीक्राफ्ट्स. तो अभी सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं टेक्सटाइल पे. इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन dating back thousands of years. Traditional Indian textiles such as cotton, silk, wool, jute are renowned for their quality, diversity, and craftsmanship. Indian textile artisans developed sophisticated techniques for spinning, weaving, dyeing, printing, and embellishing fabrics, producing a wide range of textiles with intricate designs and patterns. Textile production centers such as sorry, Varanasi, Kanchipuram, and Jaipur continue to be hubs for traditional textile craftsmanships and innovations. हम लोगों को इन तीनों सेंटर्स के बारे में मतलब हब्स के बारे में पता है. वाराणसी, कांचीपुरम, इट इज लोकेटेड इन साउथ, एंड जयपुर इन राजस्थान. नाउ सी, अगर आप ये स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज द हैंडमेड टेक्सटाइल, जिसे हम लोग हस्तकला के माध्यम से, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका निर्माण भारत में पहले भी हुआ करता था, अब भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैं जिस प्लेस से बिलोंग करता हूँ, अचलपुर, यहाँ अचलपुर शहर में भी टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा इतिहास है. यहाँ का जो विणकर समाज है, उन्होंने उनके द्वारा रची हुई जितनी भी टेक्सटाइल की कलाकृतियां है, वो पूरे समूचे भारत में उसको काफी डिमांड था. सो वी कैन से दैट कि, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि भारत में जितने भी हमारे यहाँ पे प्रांत है, हर प्रांत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है टेक्सटाइल के लिए. सो दिस इज व्हाट अबाउट द टेक्सटाइल इन एंशिएंट इंडिया. क्विज नंबर 5. पार्टिसिपेंट्स, द सेज ट्रेडिशनली credited as the author of Krushi Parashara is Sushruta, Parashara, Varaha Mihira और कश्यपा. कृषि पाराशरा, कृषि पाराशरा इस ग्रंथ की रचना पाराशरा ने की है. नाउ लेट अस होप सो कि कृषि पाराशरा के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं. एग्रीकल्चरल, traditional Indian agricultural practices emphasizes sustainable farming methods, crop diversification and water management techniques. Ancient agricultural texts such as कृषि पाराशरा एंड वृक्ष आयुर्वेदा. अब देखिए, पार्टिसिपेंट से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कृषि पाराशरा और वृक्ष आयुर्वेदा ये दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है. इट कंटेन्स a valuable insights into soil fertility, crop rotation, pest management, and organic farming practices. Traditional Indian farming implements such as wooden plow, bullock drawn, and water lifting devices, Rahat, we can say that, have been used for centuries to cultivate the crops and improve agricultural productivity. नाउ सी, अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो ये हमारे पारंपरिक जितने भी एग्रीकल्चरल के एंशिएंट टूल्स है वो आपको नजर आएंगे यहाँ पे. एंड मैक्सिमम टूल was made up of wood, और इनका ही उपयोग हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में करते हैं. इसका उल्लेख भी कृषि पाराशरा इस ग्रंथ में किया हुआ है. नेक्स्ट, दैट इज द हैंडीक्राफ्ट, जिसे हम लोग हस्तकला कह सकते हैं. Indian handicrafts showcases the exquisite, the craftsmanships and artistic expression, reflecting the cultural diversity and creativity of Indian artisans communities. Traditional Indian handicrafts, including pottery, metalwork, woodwork, jewelry making, stone carving, embroidery, and pottery. तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको अभी हम लोगों ने देखे हैं हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पर्टिकुलरली. सो आर्टिसंस एम्प्लॉय अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स सच एज कार्विंग, कास्टिंग, एनग्रेविंग एंड एम्बॉइजिंग.
तो भारत में जितने भी प्रांत अगर हम लोग देखते तो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट्स की भी एक संस्कृति है. IKS have played a very crucial role in shaping the technological innovation and cultural expression. By preserving and promoting traditional knowledge, there is an immense potential to revitalize India's rich heritage of craftsmanship, creativity, and innovations for the benefit of present as well as future generations. नाउ सी दीज आर दी, इफ वी लुक एट द पिक्चर, तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब जो स्टोन कार्विंग है उसका भी आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, जो मेटल कार्विंग है उसका एग्जांपल दिख रहा है, जो एक व्हाट वी कैन से दैट कि क्लोथ पे जो डिजाइन मतलब हाथों से तैयार किया गया हुआ है एक मतलब हस्तकला के माध्यम से, तो उसके बारे में आप लोगों को स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. एंड लास्ट वन दैट इज वुड कार्विंग. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. एज आई सेड कि किसी ना किसी भारत में हर जगह इसके एक इतिहास है हैंडीक्राफ्ट्स का. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वृक्ष आयुर्वेदा, लिटरली ट्रांसलेटेड एज अ साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, is an ancient Indian text that deals with the various aspects of horticultural, forestry, and botanical knowledge. It provides a comprehensive guidelines for the cultivation, maintenance, and management of trees, plants, and forest. यानी इसका मतलब ये होता है कि कल्टीवेशन, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज, प्लांट्स और फॉरेस्ट, ये सभी के बारे में वृक्ष आयुर्वेदा में काफी विस्तृत जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दी हुई है. वृक्ष आयुर्वेदा encompasses a wealth of botanical knowledge about various plants, spices, their properties, growth habits, and environmental requirements. The text contained a detailed descriptions of medicinal plants, fruit trees, timber spices, and ornamental plants, along with their uses in agricultural, medicine, and other applications. माने इसका मतलब है कि सभी तरह के ट्रीज के बारे में इस ग्रंथ में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. The Vriksha Ayurveda provides a practical guidelines on the cultivation of trees, plants, including the selection of soil, site selection, soil preparation, planting method, irrigation techniques, and pest management strategies. The text emphasizes the sustainable agricultural practices and ecological principles to ensure the long-term health and productivity of cultivated landscapes. Vriksha Ayurveda offers insights into the forest management practices, including the conservation and sustainable utilization of forest resources. माने as far as forest resources are concerned, जितने भी वन संसाधन हम लोग जिसे बोलते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटीज नोज इन एंड आउट्स अबाउट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और उनके पास वो नॉलेज बहुत बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं. इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, the regulation of timber extractions, the maintenance of biodiversity, and the promotion of forest-based livelihoods. The text advocates for the preservation of natural habitats and the promotion of forest regeneration through afforestation and reforestation efforts. The Vriksha Ayurveda contains the extensive information about medicinal plants and their therapeutic properties. The text also emphasizes the importance of herbal medicine in maintaining the health and treating various that is elements, reflecting the holistic approach of aesthetic and ornamental plants. It also describes the selection of plant based, their visual appeal, fragrances and seasonal characteristics. अब इसका एग्जांपल देता हूँ. When I was in Delhi, तो एक तमिलनाडु के वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी है सुब्रमण्यम सर. सो उनका स्टडी वृक्ष आयुर्वेदा में वास्ट है, मींस वी कैन नॉट इमेजिन. उनके पास अगर आपने किसी भी एक ट्रीज का लीफ दिया, अगर किसी भी पेड़ का मतलब पत्ता भी दिया, तो ही कैन टेल यू द एंटायर थेरेपेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, द मेडिसिनल यूज, उसके इन आउट्स क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो सभी चीजें बता देंगे आप लोगों को. सो वी कैन से दैट कि व्हाई वृक्ष आयुर्वेदा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भारतीय ज्ञान परंपरा. दिस पर्टिकुलर इस ग्रंथ को बहुत महत्व है. Then astronomy, as we have already learned a lot of things about the Aryabhatta's contributions in the astronomy, and we are also aware that the Indian astronomers made a detailed observations of the movements of the sun, moon, stars, and planet, as well as celestial events as ellipses and comets. As we, it means that their contributions has been, they have narrated in the different types of treatise, mane grantha. The Rig Veda, one of the oldest Indian texts, contains
references to the astronomical phenomena and the cyclical nature of celestial bodies. Observations such as जयपुर का एक प्लेस है जंतर मंतर जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स और प्लानिटरी पोजीशंस का एनालिसिस करने के लिए किया करता था. इवन मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल बता देता हूँ कि हमारे जो भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स है उनका सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है दैट इज द इंडियन कैलेंडर. और उसमें भी पंचांगा. मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को पंचांगा के बारे में पता होगा कि अपकमिंग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सभी इवेंट्स के बारे में विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन पंचांगा में सारे तिथिज मासास और नक्षत्रास के बारे में जानकारी दी हुई है जिसका इस्तेमाल हम लोग रिलीजियस एग्रीकल्चर और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स और पर्पस के लिए करते हैं. In Indian cosmology, as described in ancient texts in Puranas and Vedas, they have elaborated cosmological models that explains the origin, structure, and evolution of the universe. The concept of lokas, bhuvanas reflect the Indian understanding of the vast, multidimensional universe. Astrological texts like Bruhat Parashara provide a detailed guideline for the interpreting planetary configurations and making astrological predictions. How we can do the astrological predictions? So Bruhat Parashara will give the guidelines. So this is the place. If you look at the screen, so जंतर मंतर नाम का ये जयपुर में एक प्लेस है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शंस और प्लानिटरी पोजीशंस को एनालिसिस स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था. Next, that is IKS in arts means humanities and social sciences. Indian philosophy encompasses a diverse school of thought, including Vedanta, Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaishveshika, and Mimamsa. This philosophical system explore fundamental questions about the nature of reality, conciseness, ethics, and purpose of life. They provide profound insights into metaphysics, epistemology, ethics, and spirituality. Indian literature is renowned for its richness, diversity, and depth. Classical Indian literature includes epic poems such as epic poems and what we can say that the historical epics like Ramayana, Mahabharata, as well as Sanskrit works which was done by Kalidasa, Bhasa, and Valmiki. Indian vernacular literature reflects the cultural, social, and religious diversity, offering profound insights into the human experiences, emotions, and values. The Indian linguistics has a long and distinguished history, as mentioned in the ancient text as Panini's Ashtadhyayi and Nirukta. Panini's grammar is considered one of the earliest and most comprehensive grammatical treatises in the world. Indian languages, including Sanskrit, Tamil, Pali, have a rich literary traditions and grammatical structure that continues to influence the linguistics scholarships. Indian ethical thought emphasizes the principles of dharma, that is, doing the righteousness, karma, action, ahimsa, non-violence. The concept of dharma guides individuals in the leading virtues and ethical lives, promoting harmony and social cohesion in the society. The Indian social science encompasses disciplines such as sociology, then anthropology and political sciences. Ancient Indian texts like Arthashastra, जिसकी रचना चाणक्य अर्थात कौटिल्य और विष्णुगुप्त वन ऑफ द सेम पर्सन इन्होंने ही की है कि जो गवर्नेंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, ह्यूमन बिहेवियर आदि सारे कंसेप्ट्स पे उसके बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है. इंडियन पॉलिटिकल थॉट हैज अ रिच ट्रेडिशन डेटिंग बैक टू द एंशिएंट टेक्स्ट सच एज अर्थशास्त्र, जिसके बारे में कौटिल्य ने काफी सारे महत्वपूर्ण संकल्पनाएं उस ग्रंथ में दी हुई है. दीज टेक्स्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अर्थशास्त्र में दो महत्वपूर्ण थेरीज के बारे में बताया हुआ है, एक सप्तांग थेरी, एक मंडल थेरी. इसके बारे में अपकमिंग स्लाइड में हम लोग देखने ही वाले हैं. दिस टेक्स ऑफर इनसाइट्स इनटू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, power dynamics and strategies of statecraft. It means how to run your state in an appropriate manner. That entire information has been given in that ancient text. Indian philosophy, that is it explores the nature of mind, conciseness, and human behavior from holistic and spiritual perspective. The text like Upanishads, Bhagavad Gita, and Yoga Sutras offer insights into the psychological process, self-awareness, and mental well-being. Who is number 6? Participants in yoga philosophy. The practice that harmonizes body, breath, and mind is called
pranayama, nyayam. Yes, Pranayama. pranayama. That is very Pranayama. important. It harmonizes your body, breath, and mind. That is pranayama. So now see the new what we can stream, that is holistic medicine and wellness. Now, Bharatiya Gyan Parampara in holistic medicine and wellness, that is, let us start with the Ayurveda. Ayurveda, the traditional system of medicine in India, is one of the oldest and the most comprehensive system of healthcare in the world. Ayurvedic principles emphasizes the balance of body, mind, and spirit for optimum health and well-being. Yoga is a profound system of spiritual and physical practices aimed at harmonizing the body, mind, and consciousness. Indian culinary traditions emphasizes the use of fresh seasonal ingredients and balanced meal tailored to individual constitutions and dietary needs. अब देखिए हमारे यहाँ पे we can say that why culinary words itself indicates the खाद्य संस्कृति. हमारे भारत में जितने भी स्टेट्स है वहां पे कुछ ना कुछ खाद्य संस्कृति है और उसको कुछ ना कहीं उसमें हम लोग आयुर्वेदिक रेमेडीज का भी इस्तेमाल करते हैं. आयुर्वेदिक डाइटरी प्रिंसिपल्स भी हम लोग उस पर फोकस करते हैं विच रिकमेंड्स द होल फूड हर्ब स्पाइसेस and cooking techniques that supports digestion, metabolism, and nutritional balances. Ultimate focus is on nutritional balances. Ayurvedic herbs such as turmeric, ginger, ashwagandha, and tulsi are renowned for their therapeutic properties and health benefits. So, as far as this tulsi, ashwagandha, and turmeric, ginger, we have all witnessed during the COVID-19, and we have consumed such a kind of Ayurvedic herbs to keep ourselves every time fit. नाउ सी सो मेडिसिनल प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें है एलोवेरा, तुलसी, मिंट, कोरिएंडर, बैसिल, फेनुग्रीक, फेनेल, जिंजर, रोसमेरी एंड टर्मरिक. इन सभी मेडिसिनल प्लांट्स में उनके कुछ ना कुछ जो व्हाट वी कैन से द हिडन मेडिसिनल थेरापेटिक प्रॉपर्टीज है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदा में काफी पुराने समय से हो रहा है. Now see, very unique part for every participants, that is IKS, Bharatiya Gyan Parampara in Bharatiya traditional sports and games. The contribution of Indian knowledge system to the traditional sports and games highlight the importance of physical activity, cultural heritage, and community engagement in promoting holistic well-being and social cohesion. India has a rich diversity of indigenous sports and games that have been played for the centuries in different regions of the country. अब जिन खेलों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज ऑल भारतीय ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स. जो हमारे पारंपरिक खेल है उनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि जो 1000 ईयर बैक से हमारे यहाँ पे हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं. द ट्रेडिशनल गेम्स इंक्लूड्स मलखाम, लाठी काठी, बनेटी, दांडपट्टा, ढाल तलवार, लेजिम, डंबेल्स, जांबिया, भाला, विटा भाला, फरीगतका, दंड बैठक, कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, लगोरी. इन सम स्टेट इट इज कॉल्ड लिंगोरचा, रस्सी खेच, लंगड़ी, आट्यापाट्या, सुरकाठी, गोफन, धनुर्विद्या, मल्ल विद्याशास्त्र, बिनोट, बोथाटी are played across India, providing a recreational entertainment and promoting physical fitness, teamwork, and social interactions. So Indian traditional board games are not only recreational but also educational, promoting strategic thinking and problem solving and help to improve cognitive skills. अब ये जितने भी लिस्ट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, अब ये मलखम क्या है, लाठी काठी के हिसाब से उसका क्या महत्व है, देन गोफन क्या है, बिनोट, बोथाटी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पिक्टोरियल फॉर्म में ही देखेंगे ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए. द वेरी फर्स्ट इज मलखाम. अब देखिए अगर आप पहले दो पिक्चर आपको स्क्रीन पे नजर आते हैं तो दीज आर द पिक्चर ऑफ मलखाम एंड इन अमरावती हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल दे हैव परफॉर्म दिस मलखाम एक्टिविटीज सिंस more than 150 years back. This is important. They have invented two types of malkham. One is ये जो मलखाम है ये सरफेस ग्राउंड पे खेला जाता है एंड सेकंड मलखाम, अगर सेकंड पिक्चर आप देखते हो तो वो तैरता हुआ, पानी पे तैरता हुआ, दैट इज व्हाट वी कैन से दैट कि वाटर मलखाम कहते हैं उसे. ये दोनों मलखाम हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में अवेलेबल है कि जहां मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन नॉलेज सिस्टम का सेंटर है फॉर प्रमोटिंग दिस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स. सेकंड वन इज बनेटी. अब ये बनेटी एक प्रकार का खेल है, अगर आप स्क्रीन पे पिक्चर में देखते हो
तो एक चेन है या फिर काठी है जिसके दोनों साइड में आप लोगों को आग दिखेंगी एंड दैट इज मूव अराउंड दी बॉडी एंड एक सर्कल से एक आदमी बाहर आ रहा है. सो दीज आर द टाइप ऑफ बनेटी. इट इज कॉल्ड जलती बनेटी. नेक्स्ट इज लाठी खाटी, वेरी फेमस, एवरीवन नोज. अगर आप पिक्चर देखते हो तो आप लोगों को इससे अंदाजा आ जाएगा, ध्यान में आ जाएंगे कि व्हाट इज लाठी खाटी. देयर आर टू पर्संस, दे आर प्लेइंग विद द लाठी एंड दिस लाठी इज आल्सो यूज्ड फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन. नेक्स्ट इज दांड पट्टा. दांड पट्टा इज अ वेरी ट्रेडिशनल वन. ये एक ऐसे, ये जो आपको पहले पिक्चर में स्वॉर्ड दिख रही है, तलवार दिख रही है, this talwar is very flexible and this danpatta is a unique, that is a unique one, and it is a traditional, one of the traditional games. Next is dhal talwar. Picture itself indicate the meaning. That is the dhal talwar, very traditional games, and for self protection also we use dhal talwar. Next is dumbbells. अब ये डम्बल्स वुड के बने हुए हैं. इससे व्हाट वी कैन से दैट कि एक्सरसाइज एंड व्हाट वी कैन से दैट फिजिकल पोस्चर एक प्रॉपर तरीके से फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ इसका इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज लेजिम. महाराष्ट्र में जब कभी भी कोई भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो महाराष्ट्र की परंपरा है कि वो लेजिम का वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी हमारा पारंपरिक खेल है. देन है विटा भाला. इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. दिस काइंड ऑफ गेम की एक भाला रहता है, उसको आखिरी में एक रस्सी से बंधा हुआ रहता है और सामने भाला रहता है. अगर कोई एनिमीज आता है तो उसके तरफ ये भाला फेंका जाता है और फिर वो वापस रस्सी से खींचा जाता है. वन ऑफ द एंशियंट ट्रेडिशनल वेपन वी कैन से दैट, और जिसका इस्तेमाल खेलों में भी होता है. नेक्स्ट इज फरी गतका. अब ये फरी गतका जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है दोनों पिक्चर, तो फरी गतका भी एक प्रकार का ट्रेडिशनल गेम ही है जिसमें आप लोगों को दिख रहा है कि हाथ में एक ढाल है. वो ढाल एक्चुअली मेड ऑफ क्लोथ्स एंड एक फरी गतका, और उसको एक पारंपरिक खेल में भी खेला जाता है. देन कबड्डी. आप लोगों को कबड्डी, हुतुतु, इसके बारे में भी सब लोगों को पता है. सॉरी. देन है गिल्ली डंडा या फिर विटी दांडू, वन ऑफ द ट्रेडिशनल गेम. अब ये जितने भी गेम खेलों के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, इस सभी को एक साइंटिफिक रेलेवेंस है. देन खो खो. एज फार एज खो खो इज कंसर्न, खो खो को सबसे बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. अब क्यों है वो बताता हूँ कि 18th सेंचुरी में जब बर्लिन का ओलंपिक हुआ था तो सबसे पहला, मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहला ओलंपिक का मेडल हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को खो खो में मिला था, और जो मेडल आज भी HVPM के पास है, और वो मेडल हिटलर द्वारा उनको उस टीम, परफॉर्मिंग टीम को मिला था खो खो के लिए इन 18th सेंचुरी. So these are the uniqueness of this Indian traditional sports and games. And भारतीय ज्ञान परंपरा में particularly these traditional sports and games plays a very significant role. Then लगोरी, लिंगोरचा भी कहते हैं. लगोरी के बारे में भी सब लोगों को पता है. The picture itself speaks about the game. Then आट्या पाट्या, this is also one of the traditional games and played in Maharashtra also. Then गोफन. अब ये जो गोफन दिख रहा है, ये जो रस्सी दिख रही है सामने, इसमें एक पत्थर रखा जाता है, उसको गोल घुमाया जाता है ताकि खेतों में एनिमल्स न आ सके, और इसका एक खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. देन लंगड़ी, सब लोगों को पता है. द पिक्चर इटसेल्फ स्पीक अबाउट द गेम. नेक्स्ट इज धनुर्विद्या. अब रामायण और महाभारत कालीन से धनुर्विद्या की परंपरा हमारे यहाँ पे चलती आ रही है, और आज ओलंपिक में भी आर्चरीज का बहुत महत्वपूर्ण समावेश वहाँ पे हुआ है. धनुर्विद्या जो हमारा एक भारत का पारंपरिक खेल हम लोग इसे कहते हैं. नेक्स्ट इज बोथाटी. बोथाटी ये नया गेम है. जैसे फॉरेन में आप लोगों को पोलो के बारे में पता है, वैसे ही ये एक प्रकार का भारतीय पारंपरिक गेम है, खेल है, कि जिसमें घोड़े पे सवार होके आप लोगों को ये खेल खेलना है. नेक्स्ट इज मल्ल विद्या शास्त्र. अब देखो यहाँ पे मल्ल विद्या शास्त्र में दो पिक्चर्स है. पहला पिक्चर्स में दो पहलवान, मतलब व्हाट वी कैन से दैट दे आर फाइटिंग लाइक अ रेसलर, तो यहाँ पे एक है. और सेकंड पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है एक सांप जैसा एक शस्त्र दिख रहा है आप लोगों को, स्नेक जैसा, लाइक इट इज कॉल्ड माडू. हरिन के सिंग से ये पर्टिकुलर वेपन का क्रिएशन होता है. खेलों में भी इसका इस्तेमाल होता है और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी. एंड लास्ट वन दैट इज कलारी पयाट्टू. अब देखिए कलारी पयाट्टू का ओरिजिन त्रिवेंद्रम में है. त्रिवेंद्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा का IKS का सेंटर है कलारी पयाट्टू का, जैसा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में है. तो कलारी पयाट्टू भी वन ऑफ द एंशियंट हैविंग अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड,
और एक भारतीय पारंपरिक खेलों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस खेल का रहा है. सो दिस इज व्हाट अबाउट द भारतीय ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन कंसिडरिंग द भारतीय ज्ञान परंपरा. सो अब देखिए क्या फायदे हैं भारतीय ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और गेम्स के. तो सबसे पहला फायदा है कॉग्निटिव स्किल का डेवलपमेंट होने के लिए भारतीय पारंपरिक गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, सोशल स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि वो कोई भी गेम ये अकेला पर्सन नहीं खेल सकता, इट रिक्वायर्स द टीम. सो इट डेवलप्स ऑटोमेटिकली सोशल स्किल्स, मोटर स्किल्स. कुछ मतलब खेलों के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्किल होना जरूरी है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. देन कुछ खेल ऐसे हैं कि जहां आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से ही उसको खेलना पड़ता है. देन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, स्टूडेंट में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की भावना या फिर उसका प्रॉपर तरीके से इंसेप्शन होना चाहिए, इसके लिए भी भारतीय पारंपरिक खेल मददगार साबित हुए हैं. देन कल्चरल अवेयरनेस, हमारा जो पारंपरिक ये है, सभी भारतीय खेलों का एक कुछ ना कुछ कल्चरल बैकग्राउंड रहा है. सो इसके बारे में भी स्टूडेंट्स में अवेयरनेस हो जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण दैट इज फिजिकल फिटनेस. Because of this, by playing the Bharatiya traditional sports and games, it boosts the physical fitness among the students. Then leadership skills automatically, because we are playing in the team, it will enhance your leadership skills. Then mental resilience, definitely mental resilience and stress booster. All the traditional games and sports help for mental resilience and stress booster, and there is a environmental connections also for certain games. So these are the benefits of Bharatiya traditional sports and games. Now, the last part of this presentation, that is IKS in the commerce and management, the study on governance and public administration. So let us explore the thing. The strategic leadership in ancient India. So Chhatrapati Shivaji Maharaj, we can learn a lot of management lessons from the Chhatrapati Shivaji Maharaj. So let us explore. Chhatrapati Shivaji Maharaj, also known as Shivaji Shahaji Bhosle, was born on 19 Feb 1630 in the hill fort Shivneri, near city of Junnar, India. Chhatrapati Shivaji Maharaj was greatly remembered for his powerful warrior code of ethics and reputed symbol of character. Chhatrapati Shivaji Maharaj is one of the greatest organizers in the history of the world and was also an outstanding military strategist, a skillful diplomat, and an enlightened administrator. So these are the leadership qualities we can learn from the Chhatrapati Shivaji Maharaj, and these all qualities are still applicable at the present time. The very first is honesty and faithfulness. Second, leading with the emotional intelligence, creating a strong foundation for future generations. Definitely, good communication to construct a stable frame of trust. Now, the framework of trust and the framework of network is very important in the present time. So you should have a proper good communication to construct such a kind of framework of trust. Then innovative thinking, that is out of the box thinking, always innovative thinking. Teamwork, taking everyone together, respectful for everyone, inspirational for everyone. Then having a great vision, a fair administration, and the inception of strategic thinking, that is the Ganimi Kawa. Without means with the minimum resources, how you can defeat your enemy at the war field, that is the Ganimi Kawa, strategic thinking. Then strategic management. देन व्हेनेवर इफ मींस पार्टिसिपेंट्स में से कोई अगर कॉमर्स मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से होगा तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट ही है. बट व्हेनेवर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अगर जिक्र भी निकलता है तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. देन अहेड ऑफ टाइम थिंकिंग, motivation, patience, proper judgment, ethical practices, delegation, multitasking, total alertness always. These are the leadership qualities we can learn. So if we have a SWOT analysis, so military powers, strategic vision, then adaptability, it means that Chhatrapati Shivaji Maharaj demonstrated adaptability by adjusting his strategies to the changing circumstances, very important in present time also, on the battlefield, which allowed him to capitalize the opportunity. And resource management, that is the Chhatrapati Shivaji Maharaj managed his resources including finances, fortifications effectively, which was crucial for his military and administrative success. These are the opportunities, means political instability and geographical advantages. This is the biggest thing, that is these are the opportunities. Then threat, that is the strong neighboring powers, resource scarcity at that time in ancient time, and diplomat challenges. These are the threats.
the very unique concepts, that is the Ashtapradhan Mandal. The Ashtapradhan Mandal of Chhatrapati Shivaji Maharaj was a council of 8 ministers that assisted in the administration of his kingdom in the 17th century. The members of the council were responsible for the different aspects of kingdom's governance, such as finance, military, legal affairs, and diplomacy. The council was also known as the 8 ministers or Ashtapradhan Mandal. So now let us see in the next slide the composition of Ashtapradhan Mandal and how it works. The very first is Peshwa, was responsible for overall administrations of the kingdom, that is Swarajya. Then Panta Amatya Muzumdar, that is was responsible for treasury and finance. Panta Secretary, that is was responsible to keep an eye on all outgoing and incoming correspondence and land revenue transactions. Minister was responsible for daily routine work of the state. Senapati, all the armies of the Swarajya were under the command of the generals. Panta Sumanta, he was the foreign ministers of the Swarajya. Judge was responsible for the justice system and maintaining the law and order in the state. Then Pandit Rao Danadyaksha was responsible for the religious and moral instructions. So this is the composition of the Ashtapradhan Mandal and their roles and responsibility. So these are the management lessons we can learn from Chhatrapati Shivaji Maharaj, like strategic thinking, leadership skills, fair administration, fearlessness, respect for all, division in task, fair remuneration, people's network, strategic alliances and partnerships considering the situation, strong governance and trust building, then learn from the past experiences and bounce back considering the present and future, adaptability and learning, guerrilla warfare, that is Ganimi Kawa, we can say that strategic thinking, and having the appropriate vision and mission. So these are the management lessons we can learn from the leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Then these are the notable fort won under the strategic leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj, like Pratapgarh, Raigad, Lohagad, Rajgarh, Sindhudurga, Shivneri, Vijayadurga, Sinhagad, and Torna. The next strategic leadership that is mentioned in the Kautilya's Arthashastra, that is the Chanakya, Vishnugupta. So let us explore. Chanakya was an ancient Indian polymath and who was active as a teacher, author, strategist, philosopher, economist, and royal advisor. He is traditionally identified as a Kautilya or Vishnugupta or Chanakya, who authored the ancient Indian political treatise called the Arthashastra. यानी चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ का निर्माण किया है. He had helped Chandragupta overthrow the powerful Nanda dynasty. नंद साम्राज्य को बाहर करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की. Primary text is available in Sanskrit language. It contains 15 book. 15 बुक अर्थशास्त्र में 15 बुक पुस्तकों का समावेश है. 150 चैप्टर्स है और 6000 सूत्र है, श्लोकास है. It covers over 180 topics known as on books of economics, state management, good governance, strategy, leadership. Actually, it is a book of total management. That is Kautilya's Arthashastra. So these are the 15 books which we are talking. मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर आउटलाइन आपको देखना है तो these are the 15 books. पहला बुक जो है वो है विनयाधिकरण. इट इज रिलेटेड विद द ट्रेनिंग ऑफ द किंग, मिनिस्टर्स, स्पाइसेस, प्रोटेक्टिंग द सेल्फ. देन अध्यक्ष प्रचार, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टाउन प्लानिंग, फोर्ट एक्सेट्रा एंड स्टेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी. तीसरा जो किताब है, बुक है, वो धर्मस्थीयम पे अवेलेबल है. दैट इज द लीगल सिस्टम विद द एम्फोसिस ऑन सिविल लॉ. नेक्स्ट है कंटक शोधनम, दैट इज criminal law including investigation. Yoga Vrittam, that is monitoring and control the state apparatus. Mandalyoni, that is the 7 state elements of Saptanga Mandal theory. Then Shagnyakam, the 6 methods of foreign policy. Vyasanadhikarikam, that is the causes of degradation of the state factors and ways to counter that. Then Abhiyasyatakram, that is the planning foreign policy. Then Sagnikam, that is the armed forces and its military branches, discussions of the different warfare and operational issue. Then Sabvruttam, that is the subversion and covert against the competing or hostile states. Then Abaliyasam, use of diplomacy and intelligence operations by the weaker against a stronger state. Then Durghalobhapayam, that is the conquest of the enemy capital
its surrender should be achieved without storming it. Then Aupanishadakam, that is the means as a means of deceptions and the stabilizations of the enemy. साइकोलॉजिकल वारफेयर के बारे में इस ग्रंथ में दिया हुआ है. एंड तंत्र युक्ति, द मेथोलॉजिकल कंसेप्ट अंडरलाइंग द वर्क. सो दीज आर द 15 बुक्स जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में जिनका समायोजन है. Now see, these are the qualities we can learn from Kautilya. He's a great teacher, visionary, strategic thinking, devoted patriot, deep thinker, administrator, master strategist, selfless ascetics, ideal philosopher, and leadership. Now see, these are the qualities we can learn from Kautilya. Now let us move towards the most important part of the session, that is Saptanga theory. The very new and unique for every participants. The state consists of 7 elements derived from the Saptanga theory. Sapta means 7 and Anga means elements. The Saptanga theory means the theory of 7 elements. These elements, these 7 elements are known as a Prakritis. Each element has a unique role to play in the functioning of the state. The arrangement of the working of the state element was such that is not only regulated the internal administrations of the state but also contributed in the fulfillment of its external ambitions. How Saptanga theory is still applicable in the present times, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के. So these are the Saptanga, the elements of Saptanga theory. I hope so the screen is visible for everyone and I am also clearly audible for everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The very first element is Swami. Second element is Amatya. Third is Janapada. Fourth is Durga. Fifth is Treasury. Sixth is Danda and seventh is Ali. अब ये जितने भी सप्तांग है ये क्यों महत्वपूर्ण है और कौटिल्य अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी का निर्माण क्यों किया गया और इसका प्रेजेंट आज भी इसका प्रेजेंट रेलेवेंस है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ही. अब देखिए, the first element of the Saptanga theory is Swami, which refers to the king or the ruler of that particular state. In the modern management, Swami can be interpreted as a leader, leadership. The importance of leadership cannot be overstated, and the Saptanga theory highlights this by making it its very first element. स्वामी का मतलब किंग है और मॉडर्न टाइम में लीडर. अमात्य का मतलब है मिनिस्टर, द मैनेजर. जनपदा, द कंट्री, योर मार्केट. नेक्स्ट, दैट इज द दुर्ग, द फोर्टिफाइड सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन से दैट. कोशा मतलब ट्रेजरी, फाइनेंस. दंड, द आर्मी, योर टीम. एंड मित्र, द अलाइड मेंटर. नाउ लेट अस एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सप्तांग थ्योरी. The first element of the Saptanga theory is Swami, which refers to the king or ruler. In modern management, it can be interpreted as a leadership. The leader is visionary, the captain who guides the organization. In today's corporate world, we can call him the chairman, the director, or the chief executive officer of the company. Then second, that is the role of teamwork. The second element of Saptanga, which refers to the councils of ministers. In modern management, this can be interpreted as a teamwork. The manager is a person who runs the show, means manager is a person who takes the decisions continuously. The manager who runs the show, who manages the entire task. He is always a man in action. Next, territory management. The third element of Saptanga theory is Janapada, which refers to the territory of the state. In modern management, you can say that it is a marketplace. No business can exist without its market. Everyone can understand this term. The market is the area of your operations, the place from where you can get revenue and cash inflows. So these all the concepts are related in present time. Robust defense system. The fourth element of Saptanga theory is Durga, which refers to the fort or defense system of the state. In the ancient time, in modern management, this can be interpreted as a risk management, or we can say that a place where all the plans and strategies are made. It's a central administration place. Then financial management. The fifth element of the Saptanga theory is Kosha, which refers to the treasury or financial sources of the state. In modern management, this can be interpreted as a financial management. It is in fact, we are all aware that is the finance is the backbone for every business. A strong and well-managed treasury is the center of any organization. Effective administration. The sixth element of Saptanga theory is Danda, army. For war, well-equipped and trained army must be there. The army consists of your team members who are ready to fight for the organization. For example, human resource management. It means selection of right person at a right place at a right time. These are the
lessons we can learn from the Kautilya's अर्थशास्त्र for leadership excellence. अब देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये जो ब्रैकेट में मैंने दिया हुआ है ना 1.19.35-36, सो ये सभी रेफरेंसेस है संस्कृत बुक से इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है कौटिल्य's अर्थशास्त्र जो प्राइमरी टेक्स्ट अवेलेबल है संस्कृत में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो वर्स है उसका नंबर है 1.193.35-36। देन गुड गवर्नेंस एंड स्टेट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देन वेलफेयर, then financial management. We can learn all these management concepts from this Kautilya's Arthashastra for leadership excellence. Next theory introduced in the Kautilya's Arthashastra, that is Mandal theory. The Raja Mandala means circle of kings. Mandal in a Sanskrit word which means circle and intricate pattern in a circle. Kautilya describes सर्कल्स ऑफ फ्रेंडली एंड एनिमी स्टेट्स, मतलब राज्य के भीतर और राज्य के बाहर का जो एरिया रहेगा उसके आजू बाजू में हमारे कौन से फ्रेंडली स्टेट्स हैं और कौन से एनिमी स्टेट्स हैं, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद दिस थ्योरी. दिस इज आल्सो नोन एज अ मंडल थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी और मंडल थ्योरी. It is one of the most important postulations regarding statecraft, administration, strategies and foreign policy by Kautilya, which is still very relevant in present time also. The Mandal theory is important concept of Kautilya's Arthashastra that describe the organizations of the state into administrative units called Mandal. According to this theory, the state was divided into the 7 concentric circles with the capital at the central. मतलब जो स्टेट की कैपिटल होंगी, राजधानी होंगी, वो सेंटर में होंगी और आजू बाजू सब मंडल रहेंगे जिसको गवर्न करेंगे ऑफिशियल्स, जिसका अपॉइंटमेंट राजा द्वारा किया जाएगा. Each mandal was responsible for providing a certain number of soldiers and paying a fixed amount of tax to the central government of the state. The mandal were also responsible for maintaining the law and order in the respective territories and resolving disputes among the people. It means that to keep proper law and order, to establish the good relations with the neighboring states, this mandal theory is very important. With the help of this theory, we can identify the enemy states and friendly states. The concept of mandal was not only a way of organizing the administration, but also a way of ensuring that the state was self-sufficient. ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये theory का इस्तेमाल क्यों होता है. तो ensuring that the state was self-sufficient and could defend itself against external threats. The mandal were designed to be self-sufficient with their own resources and infrastructure, including roads, water supply, as well as market. Kautilya used the word Yogakshema for the well-being of the people. He made it this ultimate aim. Even the well-being of the king was associated with the well-being of the people. इसका मतलब ये है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है. This has been narrated by in Kautilya's अर्थशास्त्र. अगर प्रजा खुश है तो राजा भी खुश रहेगा. Kautilya says that in the happiness of the people lay the happiness of the king, and in their well-being, his well-being, to ensure the success and prosperity of the state. It was the important to look after the people's welfare. This was mentioned in the Rajamandal theory. So these are the commerce and management concepts we can learn from the Kautilya's Arthashastra. The very first is administration and governance, of course, then organizational structure, leadership and decision making, financial management, then human resource management, conflict resolution, economic planning, supply chain and logistics, ethical governance, security and risk management. If you look at this, these are the core concepts of commerce and management stream which we can learn from the Kautilya's Arthashastra. Next, strategic management, then innovation and adoption, entrepreneurship management, customer and stakeholder relations, corporate social responsibility, research methodology, taxation system, trade and commerce, pricing strategy, market structure and wealth management. So all these concepts we can learn from the Kautilya's Arthashastra. So that's all regarding the discipline specific IKS. Now the most important part of this session, the funding opportunity from the IKS division, New Delhi.
दिस इज द डिवीजन, दैट इज द इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन। ये जो डिवीजन है ये शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करता है एंड इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। तो क्या क्या फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ से मिल सकता है, तो पार्टिसिपेंट्स सो बी अलर्ट रिगार्डिंग दिस। So there are 6 types of schemes and funding opportunities from IKS division available for everyone, means as an institution. The very first is IKS Center, second is IKS textbook and course material writing, third is IKS institutional internship, fourth funding opportunity मतलब funding schemes, that is IKS research proposal, नेक्स्ट इज IKS पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप एंड लास्ट वन दैट इज IKS माइनर। अब ये जो आप लोगों को 6 स्कीम स्क्रीन पे दिख रहा है लिस्ट, तो ये सभी स्कीम IKS द्वारा निर्धारित किए हुए एरियाज पे ही आपको मिलेंगे। मतलब जो भी थीमेटिक एरियाज है, जो थीम IKS डिवीजन द्वारा तय किए हुए हैं, फाइनल किए हुए हैं, वही एरियाज आप सिलेक्ट करके आपका प्रपोजल IKS डिवीजन को सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको www.ikes.org की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। उसमें सारी जानकारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज के टैब में दिया हुआ है। फिलहाल अभी कोई नई स्कीम नहीं आई हुई है, बट यू शुड फ्रीक्वेंटली विजिट दैट वेबसाइट सो दैट व्हेनेवर द स्कीम लॉन्च्ड यू कैन सबमिट, यू कैन पुट योर प्रपोजल फॉर गेटिंग द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IKS सेंटर्स की। तो भारत में सबसे पहले मतलब ऑलमोस्ट पहले फेज में 15 से 16 सेंटर्स थे और उसके बाद उसकी संख्या 35 पे कर दी सेकंड फेज में। IKS सेंटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, IKS सेंटर का फंडिंग अपॉर्चुनिटी क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको 20 लाख तक IKS सेंटर के लिए फंड मिल सकता है IKS डिवीजन की तरफ से। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले जब कभी भी स्कीम लॉन्च हो जाएंगी तो एज एन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एज एन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और एज एन NGO आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते वक्त जो कुछ भी गाइडलाइंस IKS के वेबसाइट पे दी हुई है वो गाइडलाइंस को आपको काफ़ी प्रॉपर तरीके से फॉलो करना ज़रूरी है। और जो थीमेटिक एरियाज, जो एरियाज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 16 एरियाज है जिसके ऊपर आप लोग आपका एरिया ऑफ मतलब आप आपका प्रपोजल ड्राफ्ट कर सकते हैं और उसका सबमिशन IKS डिवीजन को कर सकते हैं। अब IKS सेंटर्स जो है भारत में हर स्टेट में IKS सेंटर है। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 3 IKS सेंटर है। एक है रामटेक यूनिवर्सिटी, कालिदास यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, सेकंड इज अमरावती HVPM IKS सेंटर और तीसरा है जलगांव में नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी IKS सेंटर है और नागपुर यूनिवर्सिटी का खुद का उनका IKS सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। तो IKS सेंटर का रोल क्या होता है, तो IKS सेंटर ये 3 पैरामीटर्स पे काम करता है। एक है एजुकेशन, दूसरा है मेंटरिंग और तीसरा है आउटरीच। अब एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एजुकेशन में IKS सेंटर जो कुछ भी IKS डिवीजन द्वारा निर्धारित किए हुए रिसर्च के एरिया है उस पे कोर्स मटेरियल का निर्माण करना IKS सेंटर का काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मुझे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पे कोर्स डेवलप करना है, मतलब पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजीज के एरियाज पे, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र पे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मुझे सपोज फॉर एग्जांपल योगा पे करना है तो योगा पे आप कोर्स मटेरियल डेवलप कर सकते हैं। आयुर्वेदा पे करना है तो आयुर्वेदा पे कर सकते हैं। लाइक मैथमेटिक्स पे करना है तो मैथमेटिक्स पे कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी पे करना है एस्ट्रोनॉमी, यानी माने आपका सेंटर जिस एरिया में आपको सेंटर मिला है डिवीजन द्वारा और जिस एरिया के लिए आपको फंडिंग मिला है उसी पे आप लोगों को कोर्सेस आपको क्रिएट करने हैं। ये हो गया एजुकेशन। सेकंड हो गया मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब है जितने भी मतलब आपका जो रिसर्च एरिया है उस एरिया में आप लोगों को स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना है, स्टूडेंट्स को आपके सेंटर पे रिसर्च के इसमें इन्वॉल्व कर देना है ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो कंसेप्ट और कंटेंट है उसके बारे में विद्यार्थियों को पता चले। देन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है दैट इज द आउटरीच। आउटरीच का मतलब है आपका सेंटर जो काम कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
आपने जो काम किया है इन द फील्ड ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा उसको लोगों तक पहुंचाना हो। लाइक जैसे कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम आप अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर सकते हो जिसके माध्यम से आप आईकेएस के कंटेंट कंसेप्ट पॉपुलराइज कर सकते हो स्टूडेंट फैकल्टीज में और सोसाइटी में। देन सेमिनार्स आप अरेंज कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे। देन आप लोग सिंपोजियम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या फिर आप आईकेएस का एक पोस्टर कंपटीशन या पेपर प्रेजेंटेशन या फिर वन डे वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इट्स टोटली योर कॉल। सो दिस इज व्हाट आउटरीच, इसका मतलब ये होता है एजुकेशन, मेंटरिंग और आउटरीच, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और मेंटरिंग के इसमें इंटर्नशिप बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो आईकेएस सेंटर के लिए आपको अगर प्रपोजल ड्राफ्ट करना है तो 16 एरिया पे आपको फोकस करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोगों ने सबसे जो प्रीवियस स्लाइड्स अगर हम लोगों ने देखते हैं शुरुआत के दौर में जो 16 ग्रंथों के बारे में मैंने आप लोगों को नरेशन दिया था, गाइड किया था, तो वो सभी कॉन्सेप्ट्स उस 16 थीमेटिक एरियाज में इंक्लूड है। तो उसमें आपको मदद यहाँ से मिल जाएगी। आईकेएस सेंटर के लिए 20 लाख का फंड अवेलेबल है आईकेएस डिवीजन की तरफ से। और काफ़ी मतलब व्हाट वी कैन से महाराष्ट्र में सिर्फ 3 ही आईकेएस सेंटर है जो मिनिस्ट्री द्वारा फंडेड है। सेकंड, आईकेएस टेक्स्ट बुक एंड कोर्स मटेरियल राइटिंग। अब देखिए अगर किसी पर्सन को आईकेएस का टेक्स्ट बुक या फिर कोर्स मटेरियल राइट करना है तो ये स्कीम जब अनाउंस होती है, लॉन्च होती है आईकेएस डिवीजन द्वारा, तो यू कैन अप्लाई। अगेन यू हैव टू फोकस 16 एरियाज जो डिवीजन ने निर्धारित किए हैं उस पर ही आपको फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के डोमेन से हूँ तो कौटिल्य अर्थशास्त्र फॉर मैनेजरियल एक्सेलेंस ये आईकेएस टेक्स्ट बुक का मैं निर्माण कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे फंडिंग अपॉर्चुनिटी डिवीजन से ही मिलेंगी। अप टू 10 लाख आई विल गेट फॉर क्रिएशन ऑफ दिस टेक्स्ट बुक एंड कोर्स मटेरियल राइटिंग फ्रॉम द आईकेएस डिवीजन। तो इसमें ये भी आईकेएस सेंटर का प्रोजेक्ट 2 साल का है, टेक्स्ट बुक और कोर्स मटेरियल राइटिंग का प्रोजेक्ट भी 2 साल का है। आपको पूरा का पूरा मतलब जो टास्क आपको दिया हुआ है डिवीजन की तरफ से वो 2 साल में आपको कंप्लीट करना है और दैट टेक्स्ट बुक शुड बी रिसर्च बेस्ड। सो इसके लिए आप लोगों को जितने भी रिसोर्सेस आपको यूटिलाइज करने हैं आप कर सकते हैं। यू विल गेट एम्पल हेल्प फ्रॉम द डिवीजन ऑल्सो। सो आईकेएस टेक्स्ट बुक्स एंड कोर्स मटेरियल राइटिंग अपार्ट फ्रॉम दिस 16 एरिया जो हम लोगों ने 16 ग्रंथों के बारे में देखा है इसके पहले स्लाइड्स में, उस पे भी अगर किसी को एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उस पे भी टेक्स्ट बुक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे वृक्ष आयुर्वेदा हो गया या फिर एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स एंशिएंट मैथमेटिक्स हो गया। लाइक इस पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट विच इज मैच्ड विद द आईकेएस थीमेटिक एरियाज यू कैन हैव आईकेएस टेक्स्ट बुक्स एंड कोर्स मटेरियल प्रपोजल और आप उसको आईकेएस डिवीजन को सबमिट कर सकते हो। देखो प्रपोजल सबमिशन करना मतलब आपको फंडिंग मिलना ये नहीं है, उसकी जो प्रोसेस है आगे की वो बहुत टफ है, मतलब रिव्यू प्रोसेस बहुत टफ है। सो सभी प्रोसेस में जाने के बाद फिर आपको प्रेजेंटेशन फाइनल कॉल प्रेजेंटेशन करना है आप लोगों को। प्रेजेंटेशन के बाद यू विल गेट दैट मच ऑफ फंड्स दैट विल बी ऑफिशियल अनाउंस्ड बाय द डिवीजन। थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है आईकेएस डिवीजन की वो है आईकेएस इंस्टीट्यूशनल इंटर्नशिप। अब देखिए यहाँ पे इंटर्नशिप का मतलब होता है ये 6 महीने का प्रोजेक्ट रहता है। इसमें आप भारत की किसी भी शिक्षा संस्थान से वो आईआईएससी, आईआईएम या फिर आईआईटीज यहाँ के भी स्टूडेंट को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं किसी XYZ इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ तो एज अ इंटर्न आई कैन टेक स्टूडेंट फ्रॉम IIM, आई कैन टेक स्टूडेंट फ्रॉम IITs, IISCs ले सकता हूँ मैं, या फिर मेरे इंस्टीट्यूशन के ही स्टूडेंट ले सकता हूँ। ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम रहता है 6 महीनों का और इसको फंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है मोर देन 10 lakhs। तो इसको आप लोगों को जैसे ही आपका प्रपोजल आप जब सबमिट करोगे कंसिडरिंग दैट थीमेटिक एरियाज, अगर आपका प्रपोजल सिलेक्ट हो जाता है तो आप लोगों को 6 महीने का अवधि दिया जाता है। 6 महीने में आपको काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क करना है ताकि आप उस सब्जेक्ट को और आपकी जो कमिटमेंट्स आपने प्रोजेक्ट इसमें दिए हुए प्रपोजल में वो आपको फुलफिल करने हैं और कंप्लीट करने हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट भी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें और काफ़ी अच्छा फंड इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए डिवीजन द्वारा दिया हुआ है। नेक्स्ट इज आईकेएस रिसर्च प्रपोजल। अब देखिए आईकेएस रिसर्च प्रपोजल ये भी प्रोजेक्ट 2 years का है
और इसके लिए भी 16 एरिया ही मतलब डिवीजन ने निर्धारित किए हैं। जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है वो एरिया आप कोई रिसर्च के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, इस पे प्रपोजल आप सबमिट कर सकते हो। इसको भी अराउंड 20 lakhs का फंडिंग अपॉर्चुनिटी है और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 2 साल। नेक्स्ट इज आईकेएस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। अगर किसी को पीएचडी करना है आईकेएस के डोमेन में या फिर आईकेएस के कंटेंट में, कंसेप्ट्स में, सो दे अगर ये स्कीम निकलता है तो आपको आपको एक अच्छी खासी अमाउंट पर मंथ फेलोशिप मिलेंगी और आपका जब तक मतलब एक ड्यूरेशन दिया रहेगा, से फॉर एग्जांपल 3 इयर्स 4 इयर्स, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ही आपको आपकी पीएचडी सबमिट करनी है। तो आईकेएस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको इंटरेस्ट है और जो पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हो। देन है आईकेएस माइनर। मैक्सिमम लोगों को स्वयं एनपीटीईएल के प्लेटफॉर्म्स पता है। अगर आपको आपका खुद का कोर्स करना है आईकेएस के कंसेप्ट या कंटेंट के ऊपर, तो यू कैन सिलेक्ट आईकेएस माइनर। ये स्कीम में आप आपका प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। अब रहा चीज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, देन हाई एंडिंग कैमराज, देन इक्विपमेंट्स की वीडियोस बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लगता है, ये सारे का सारा अवेलेबिलिटी एंड इवन स्टूडियो प्लेस ऑल्सो हैज बीन मेड अवेलेबल बाय आईकेएस डिवीजन इन दिल्ली। इसके लिए भी काफी अच्छा सारा फंडिंग है, अराउंड 10 लाख का फंडिंग है। सॉरी। सो ये जो कोर्सेस हम लोग आप देख रहे हैं, दैट इज आईकेएस सेंटर हो गया, आईकेएस टेक्स्ट बुक हो गया, इंस्टीट्यूशनल इंटर्नशिप हो गया, रिसर्च प्रपोजल हो गया, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप हो गया या आईकेएस माइनर हो गया, इन सभी को आईकेएस डिवीजन द्वारा फंडिंग अपॉर्चुनिटी है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन से एरियाज पे हम प्रपोजल बना सकते हैं और आईकेएस डिवीजन को सबमिट कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो एरियाज हम लोग देख सकते हैं। देखो, दीज आर द थीमेटिक एरियाज फॉर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम आईकेएस डिवीजन। तो सबसे पहला एरिया है अन्वीक्षिकी विभाग। इट इज कॉल्ड वैदिक फिलोसॉफिकल एंड कॉग्निटिव साइंसेस। अगर किसी पर्सन को इस पर्टिकुलर डोमेन या एरिया में इंटरेस्ट है, सो ही कैन मेड अ प्रपोजल एंड ही कैन सबमिट दैट प्रपोजल टू द डिवीजन। वैदिक फिलोसॉफिकल एंड कॉग्निटिव साइंसेस, इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर अगर कोई नया थेरेपी या फिर कोई नया टेक्निक अगर आप डेवलप कर सकते तो यू कैन हैव अ प्रपोजल ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। सेकंड, इतिहास एवं सभ्यता विभाग, दैट इज हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशन साइंसेस। अब देखिए, हिस्टोरिकल, हमारे भारत में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस, एविडेंसेस है और इवन जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जांपल दिया। अगर आप पर्टिकुलर आपको हिस्ट्री में हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स या फिर हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर थीमेटिक एरिया। और ये जो 6 स्कीम्स हम लोगों ने पहले ये स्लाइड में देखा था, आप कोई भी स्कीम जब कभी भी लॉन्च होता है तो इसमें आप आपका प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। देन लौकिक शास्त्र विभाग, दैट इज कंटेम्पररी सोशल कल्चरल साइंसेस। अगर आपको लौकिक शास्त्र विभाग मतलब पर्टिकुलरली सोशल इसमें कल्चरल में पर्टिकुलरली, देखिए हर क्षेत्र की कुछ ना कुछ सोशल या फिर कल्चरल संस्कृति हमारे यहाँ पे है। अगर आपको वो स्टडी करना है, उस पर रिसर्च करना है, तो आप उसका प्रपोजल आप डिवीजन को सबमिट कर सकते हो। देन गणित, भौत, ज्योतिष विभाग, दैट इज मैथमेटिकल, फिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस। अब देखिए, ये जो एरिया है मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस, अगर इसमें आपको इंटरेस्ट है कि जो एंशियंट, जैसे आर्यभट्ट का आर्यभट्टिया नाम का ग्रंथ है, बृहस्पति सिद्धांता, देन वराह मिहिरा द्वारा रचे हुए बृहद संहिता, ये जितने भी ग्रंथ है इसमें ये आप लोगों को ये ग्रंथों का एनालिसिस करने के बाद अगर आपको कुछ नया इनोवेटिव मॉडल आप डेवलप कर सकते हो, उसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो यू कैन सिलेक्ट मैथमेटिकल, फिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस एज अ एरिया फॉर द फंडिंग अपॉर्चुनिटी। देन वाग विभाग, दैट इज द स्पीच एंड लिंग्विस्टिक। जैसे मैंने कहा कि भारत में आज 700 से अधिक भाषाएं में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, रीजनल इंक्लूडिंग रीजनल लैंग्वेजेस। सो अगर इस पर्टिकुलर स्पीच एंड लिंग्विस्टिक इसमें अगर आपको कोई नया मॉडल डेवलप करना है या कुछ आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसमें है, तो आप इसमें प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट इज राजनीति एवं अर्थशास्त्र विभाग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक साइंसेस। अगर पर्टिकुलरली आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेटेजिक साइंसेस में इंटरेस्ट है, तो पुराने जमाने में पॉलिटिक्स कैसे होता था, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कैसे लिए जाते थे, वार टैक्टिक्स क्या थी, देन वहाँ चलन कैसा था, कॉमर्स एंड ट्रेड कैसे हुआ करते थे, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप ये विभाग ले सकते हो, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज
द्वारा जो लेसन हम लोग सीखे हैं उसका भी आप उस पे भी आप प्रपोजल डेवलप कर सकते हो, या फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कंसेप्ट टेक्निक सीखे हैं उस पे भी आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। देन इवन पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज में जो हमारे जो किंगडम्स हुए हैं, जैसे चोल संस्कृति हुई है, चोल साम्राज्य हुआ है, इस पे अगर आप लोगों को कुछ नया कुछ आइडेंटिफाई हो सकता है तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। देन भेषज एवं आरोग्य विभाग, दैट इज मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेडिशनल देखो मेडिकल और हेल्थ साइंसेस में हमारे यहाँ पे हम लोग जैसे आयुर्वेदा है, देन आयुर्वेदा के साथ साथ ही जो कुछ भी एंशियंट मेडिकल प्रैक्टिसेस है उसमें भी हम लोग इसमें इंकलकेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग केरल की बात करते हैं तो वहाँ शिरोधारा, देन मेडिटेशंस, या फिर उसके अलावा अलग अलग जितने भी टेक्निक्स जो हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा में जिसका इस्तेमाल हजारों सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, अगर उस पर हमें रिसर्च डेवलप करना है तो वी कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट इज द्रव्य गुण संयोग विभाग, दैट इज कलिनरी न्यूट्रिशन एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेस। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि भारत की खाद्य संस्कृति अपने आप में बहुत महत्तम है। हर स्टेट में, हर राज्य में कुछ ना कुछ खाद्य संस्कृति है। अब उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, कलिनरी कॉम्बिनेशन कैसा है, क्या साइंस उसके पीछे है, उसका आहार और विहार पे क्या परिणाम होता है, अगर इसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप ये पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर सकते हो आपके रिसर्च के लिए। देन कृषि एवं पशुपाल्य विभाग, वार्ता विभाग, दैट इज एग्रीकल्चरल साइंसेस, वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल प्रैक्टिसेस में हमारा कृषि पाराशरा, जो सेज पाराशरा द्वारा रचा हुआ ग्रंथ है, उसमें मतलब रेनफॉल प्रेडिक्शन से लेके सॉइल टेस्टिंग या फिर सॉइल प्रिपरेशन, देन कल्टीवेशन, सभी हार्वेस्टिंग, सभी के बारे में काफी विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। अगर आपको पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल डोमेन में आपका इंटरेस्ट है तो एग्रीकल्चरल साइंसेस, वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री आप इसका सिलेक्ट कर सकते हो, और इसके लिए कृषि पाराशरा ग्रंथ की मदद से आप आपका प्रपोजल ड्राफ्ट कर सकते हो। देन गांधर्व विभाग, दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमारे यहाँ पे नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि द्वारा रचा हुआ एक ग्रंथ है। अगर आर्ट के फैकल्टी होंगे तो उनको पता होगा डांस, ड्रामा, म्यूजिक इसी में ही आता है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, जो हमारी प्राचीन लोक कलाएं है, अगर उसको आपको फोकस करना है, जैसे मराठी में भारूड या फिर ये बाकी जितने भी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के कंसेप्ट्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको हमें अगर फोकस करना है, लाइमलाइट में लाना है, तो यू कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर विभाग या फिर डिपार्टमेंट, यू कैन से दैट। देन यांत्रिक एवं नव्य अभियांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल एंड डिजिटल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। अगर आपको पर्टिकुलरली इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका कि आपको डिजाइन क्रिएट करने हैं या फिर इंजीनियर मार्वल्स जो हमारे एंशियंट इसमें हो चुके हैं, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑल्सो, अगर इसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप ये विभाग डेफिनेटली आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें वो भी विभाग आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें नहीं दिया हुआ है बट स्टिल इट इज एप्ट रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर स्कीम। देन वास्तु विभाग, सिविल एंड आर्किटेक्चरल साइंसेस, जैसे हम लोगों ने मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन अलग अलग टेम्पल स्ट्रक्चर्स, जो बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावर में है, देन रंगनाथ स्वामी टेम्पल त्रिची में है, ये जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्चरल साइंसेस है कि विदाउट एनी टेक्नोलॉजी दे हैव क्रिएट द मार्वल्स, तो ये कैसे हुआ, इस पे अगर मुझे रिसर्च करना है तो डेफिनेटली आई विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर विभाग, डिपार्टमेंट, दैट इज सिविल एंड आर्किटेक्चरल साइंसेस। देन शिल्प आलेख्य विभाग, दैट इज फाइनेंस एंड स्कल्पचर, जितने भी शिल्प शास्त्र जिसे हम लोग कह सकते हैं, अगर मुझे शिल्प शास्त्र में इंटरेस्ट है या फिर शिल्प आलेख्य शास्त्र में इंटरेस्ट है तो आई विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर एरिया फॉर माई रिसर्च, बिकॉज फाइन आर्ट्स एंड स्कल्पचर्स इस पे काफी कम रिसर्च हुआ है, तो आई कैन सिलेक्ट दिस वन। नेक्स्ट है रस धातु विभाग, केमिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंसेस। अब देखिए पर्टिकुलरली केमिकल, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस का केमिकल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन का मेटलर्जिकल मार्वल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे दिल्ली का आयन पिलर है जो आज भी रस्ट रेजिस्टेंस है इतने सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बट still many peoples are coming and having their research on that, but still they are unable to identify what kind of combinations this particular iron pillar have made up of. So it is an amazing. Then material sciences, तो
तो अगर मुझे इस पे मेरा इंटरेस्ट है रस धातु विभाग, तो आई कैन यू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर, क्योंकि भारत को एक काफी बड़ा हिस्टोरिकल धरोहर है रिगार्डिंग द मेटलर्जी। देन अलंकारादि विभाग, दैट इज फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन। अगर हम लोग फैशन और इंटीरियर डिजाइन की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पारंपरिक प्राचीन अलंकार कैसे थे, उसमें क्या कॉम्बिनेशन से वो बनाए हुए हैं, या फिर उसका क्या महत्व हुआ करता था, इस आदि के बारे में अगर मुझे स्टडी करना है तो आई कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर एरिया। क्या हमारी परंपराएं थी उसके बारे में अगर मुझे स्टडी करना है तो आई कैन सिलेक्ट दिस अलंकारादि विभाग एंड फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन। देन शैक्षणिक क्रीडादायक विभाग, एजुटेनमेंट साइंसेस, की शैक्षणिक धरोहर, मतलब क्या जितने भी भारतीय ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, गेम्स है, पारंपरिक खेल है, पारंपरिक धरोहर है, अगर मुझे उस पे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना है, रिसर्च करना है, या फिर एजुकेशन के साथ ही जो अलग अलग टाइप्स की 64 टाइप्स की जो आर्ट्स है, अगर वो मुझे फोकस करना है फॉर ऑल राउंड स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो आई कैन सिलेक्ट दिस एरिया। सो दीज आर द 16 थीमेटिक एरिया, दैट इज अन्वेषिकी विभाग, इतिहास एवं सभ्यता विभाग मीन्स हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशन साइंस, कंटेम्पररी सोशल कल्चरल साइंसेस, mathematical, physical and astronomical sciences, speech linguistic, political and economic strategic sciences, medical and health sciences, culinary, nutritional and pharmacological sciences, agricultural sciences, veterinary, then performing arts, mechanical and digital design and engineering, civil and architectural sciences, fine arts and sculpture, chemical, metallurgical and material sciences, fashion and interior designs, edutainment sciences। ये जो 16 टाइप्स की जो एरियाज है, आप ये 6 जो स्कीम्स है, फंडिंग स्कीम्स, इस पे आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हो आईकेएस डिवीजन पे। इसके लिए आपको www.iks.org ये वेबसाइट पे आपको जाना है और फ्रिक्वेंटली उसको विजिट भी करना है। जब कभी भी स्कीम अनाउंस होंगी तो यू कैन सबमिट द प्रपोजल। सो दिस इज व्हाट about the discipline specific Indian knowledge system. In the very first part of this session we have learned about the contributions has been made by the Indian scholars, यानी जितने भी भारत के विद्वत पर्सन्स थे उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में देखा है। इवन उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली है। उसके बाद जो सिविल आर्किटेक्चर मतलब साइंस इंजीनियरिंग के बारे में हम लोगों ने देखा, जो मार्वल्स ऑफ आर्किटेक्चर थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा, एंशिएंट इंडियन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। देन उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज में मतलब जो गार्गी, मैत्रेयी, इनके द्वारा लैंग्वेजेस की इसमें पाणिनीज का अष्टाध्यायी इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। नेक्स्ट इसमें हमने भारतीय ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और गेम्स इसके बारे में जानकारी ली, वो क्यों महत्वपूर्ण है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। एंड उसके बाद हम लोगों ने कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये स्ट्रीम के बारे में, जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप थी भारत में, छत्रपति शिवाजी महाराज और कौटिल्य अर्थशास्त्र, इनके द्वारा हम लोगों ने जो कुछ भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लेसन्स थे उसके बारे में देखा। कौटिल्य ने जो सप्तांग और मंडला ये जो 2 थ्योरीज थी वो उसके बारे में, और वो थ्योरीज आज भी कैसे उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन इज द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैज बीन मेड अवेलेबल बाय द